दोस्तों, यदि आप भी देना चाहते हैं हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हर मंडे आप तैयार रहिए। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होता है। अभी तक हम 54 टेस्ट ले चुके हैं और सभी टेस्ट का सॉल्यूशन हम वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। सो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। न्यूज नोटिफिकेशन कंटेंट हम सब इस चैनल पर उपलब्ध करवाते हैं। आई होप चैनल से आप बहुत कुछ सीखेंगे। दोस्तों, ये आज हमारा 54 नंबर टेस्ट हुआ था, वो अभी भी रनिंग में है। आप चाहें तो इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए और जाइए उसे अटेंड कीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से इस तरह के क्वेश्चंस का बहुत महत्व होता है। आइए आज के सवालों से शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल आपके सामने है। सवाल पूछा गया कि दिए गए किसी ताप पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है, ये फिनोमेना क्या कहलाता है? इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? मेरे दोस्त, हम सब जानते हैं कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और जनरली ऐसा किनके साथ होता है? चालकों के बीच। कहते हैं कि एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर टेम्परेचर आपने इतना बढ़ाया कि वो कंडक्टर अपनी डोमेन स्ट्रक्चर ही भंग कर देता है और उसमें कोई किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं रहता, जिसे सुपर कंडक्टर नाम दिया हुआ है। यानी अब उसे अति चालक कहा जाता है और ऐसी परिघटना को सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। पेल्टियर प्रभाव, ह्यूमिडिटी, कंडक्टिविटी, ये चारों परिभाषाएं आप जानते हैं, तो वैसे ही ऑप्शन हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी का ही रहता है। डी उत्तर के साथ आपको जाना था। सेकंड सवाल आपके सामने है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि यदि क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों को किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इन्हें देख सके, क्योंकि रिसेंटली यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2, DRDO टेक्नीशियन, MPTO 4 बड़े एग्ज़ाम आपके सामने हैं और ये सभी क्वेश्चन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अर्थिंग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मैंने अर्थिंग के ये तीनों प्रकार आपको करवाए हुए हैं, TT, IT और TN। ये तीनों अर्थिंग के प्रकार होते हैं। IN नाम की कोई अर्थिंग नहीं होती है और ये अपने वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। जाइए प्लेलिस्ट में जाकर इन सबको डिटेल से समझिए कि कैसे इनमें ये जो TT होता है ना, इसमें आगे TN जो होता है, इसमें आगे और भी प्रकार होते हैं, TNS, TNC और TNSC। ये टोटल 3 प्रकार होते हैं जो कि न्यूट्रल और प्रोटेक्टिव कंडक्टर के बारे में हमें कहीं ना कहीं डेफिनेशन देते हैं। सो एक बार इस पूरे टॉपिक को मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें, तो और अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जो AC और DC ट्रांसमिशन लाइन पर एक समान रूप से लागू होता है? या फिर यूँ कहें कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो AC DC पर समान रूप से लागू होती है? चलिए, चारों ऑप्शन आपको अब दिखाई दे रहे होंगे। देखो, कोरोना के बारे में ये कहा जाता है कि AC में अधिक होता है। कई दफ़ा ऑप्शन आया कि DC में लेस कोरोना होता है और कई दफ़ा ऑप्शन आया कि नो कोरोना। इसलिए इस मामले में तो दोनों डिफरेंस हो गए ना। स्किन इफेक्ट के बारे में देखो, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है और DC में होता ही नहीं है, क्योंकि स्किन इफेक्ट वहाँ फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो कोई त्वचा प्रभाव नहीं है। प्रोक्सिमिटी प्रभाव, एक चालक के द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र से पास के चालक पर, यानी नज़दीक में जो चालक होता है उस पर फर्क पड़ता है, तो ये भी केवल AC पर होता है। हमारे पास यहाँ केवल एक ऑप्शन रह गया और वो है ओमिक रेजिस्टेंस वाला। ओमिक रेजिस्टेंस को शुद्ध DC प्रतिरोध कहा जाता है, जो कि AC व DC में एक समान रूप से होता है, या यूँ कहें कि एक बराबर होता है। ठीक है, डी ऑप्शन के साथ आपको जाना था। क्वेश्चन वैसे सिंपल ही है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कर सकते हैं। क्वेश्चन आगे आएंगे, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ख़ास तौर से यूपी पीसीएल TG2 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आज वाले टेस्ट के क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
देखो नंबर 4 सवाल क्या कह रहे हैं। एक कॉइल है जिसमें रेजिस्टेंस 15 ओम है और उसकी इम्पीडेंस 25 ओम है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बताना है। देखो जेड ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर। जब हमें एक्सएल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला बनेगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और उन दोनों का अंडर। जेड दिया हुआ है 25 की स्क्वायर करोगे तो 625 आएगा। आर दिया हुआ है 15 की स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा। दोनों का डिफरेंस 400 आएगा और 400 का अंडर जब आप निकालेंगे तो उत्तर आपका 20 ओम आएगा। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छा है, पेपर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ज़रूर इनको आप अच्छे से कवर अप करें। अगला सवाल देखो, कौन सी युक्ति यूनिपोलर कहलाती है। देखो यूनिपोलर का मतलब होता है वह डिवाइस जिसमें या तो P या N के कारण धारा का प्रवाह हो, यानी केवल होल या केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा का फ्लो होता हो। जहाँ P और N दोनों नहीं हो वो युक्ति यूनिपोलर कहलाती है। जिन युक्तियों में होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा का प्रवाह होता है उन्हें बाइपोलर कहा जाता है। अब हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन है वो शॉर्ट की डायोड है। बहुत सारी विशेषताएं इसकी है, मैंने कई बार बताया है, तो जो मेरे साथ कनेक्टेड बच्चे हैं वो इसके बारे में सारी विशेषता जानते हैं और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें शॉर्ट की डायोड के बारे में। इसमें पीएन जंक्शन कितने होते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम इसका सबसे कम होता है, फास्टेस्ट डायोड कहते हैं इसे, मेटल डायोड बोलते हैं इसे। एक तरफ एन परत होती है और एक तरफ कोई ना कोई मेटल होता है, तो इसमें पी होता ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर में भी एक और डिवाइस है और उसका नाम है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो भी यूनिपोलर ही डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए लोड का मान कितना होना चाहिए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की एक थ्योरम है, आपको याद भी होगी। क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए कि सोर्स का रेजिस्टेंस लोड के रेजिस्टेंस के बराबर हो या फिर सोर्स इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस के बराबर हो। ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध हमेशा उसके सीरीज में होता है, यानी ये जो 4 ओम है ये इस वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध है और A1 A2 जो है इसके वोल्टेज सोर्स के दो टर्मिनल है जहां पर RL एक लोड प्रतिरोध जुड़ना था। तो कितना मान होना चाहिए, सिंपल सी बात है, आंतरिक प्रतिरोध कितना है 4 ओम, तो लोड प्रतिरोध भी कितना होना चाहिए 4 ओम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे पढ़ लीजिए, कवर अप कर लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। लोड प्रतिरोध, इसकी कई बार प्रतिबाधा का मान वैसे पूछ लेता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि निम्न में से गलत कथन की पहचान करें। एक इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कैसे सुधारा जा सकता है, इसके बारे में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको उसमें से ये बताना है कि गलत कौन सा है। देखो ये मानते हैं अपन थोड़ा सा कि एक हाई स्पीड मोटर का पावर फैक्टर जो होता है ना वो उच्च होता है लो स्पीड मोटर की तुलना में, कंपेरेटिवली मानते हैं। कहते हैं कि जैसे 2 पोल मोटर का अगर 6 पोल मोटर से तुलना कराएं तो पावर फैक्टर में डिफरेंस आएगा। तो कहते हैं अगर पोल की संख्या आप कम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी तो कहते हैं कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की संभावना रहती है। दूसरा, जब हमारे पास लोड कम है तो मोटर को डेल्टा में क्यों चलाएं, स्टार में चलाओ, स्टार में मोटर करंट कम लेती है तो पावर फैक्टर भी अच्छा रहता है। सवाल नंबर 3 ऑप्शन कह रहा है कि सप्लाई लाइन की वोल्टेज में वृद्धि करके, देखो कहते हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ाओगे ना तो पावर फैक्टर में कोई इम्प्रूवमेंट की संभावना नहीं है, ठीक है ना।
हाँ, इससे मोटर का टॉर्क जरूर बढ़ सकता है क्योंकि इंडक्शन मोटर का टॉर्क वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, सी जो ऑप्शन है वो गलत है। कुल मिलाकर आप यूं याद रख लीजिए कि एक इंडक्शन मोटर की पावर फैक्टर सुधारने के दो और ऑप्शन है हमारे सामने। कौन सा? कि डेल्टा की बजाय स्टार में चलाओ और पोल की संख्या कम रखें, यानी हाई स्पीड मोटर का पावर फैक्टर अधिक होगा। मान लो इन फ्यूचर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से किस मोटर का पावर फैक्टर हाई होगा अगर समान HP की है तो, और ऑप्शन दे दे 5 HP 1000 RPM, 5 HP 1500 RPM, 5 HP 3000 RPM, तो फिर 3000 RPM मोटर का पावर फैक्टर हम क्या करेंगे? उच्च बताएंगे उसको। ठीक है, अगला सवाल देखो। धारा ले जाने वाले एक चालक में त्वचा प्रभाव के कारण उसकी सतह के नीचे धारा घनत्व कैसा होता है? मान लीजिए एक इतना मोटा कंडक्टर है, धारावाही सीधा चालक है और ये धारा ले जा रहे हैं, ये इसकी सरफेस है। अब सरफेस से नीचे घटते घटते केंद्र की ओर धारा का घनत्व पूछा है हमें। सीधी सी बात है, कम होता जा रहा है, यानी जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाएंगे धारा घनत्व कम होगा कि नहीं? इसका मतलब ऑप्शन या तो ए होना था या बी सी होना था, है ना। बी और डी तो नहीं होगा, काटा मार देते। अब देखो क्या करें, वो ये कह रहा है कि डेप्थ के साथ वो एक्सपोनेंशियली घटेगा, यानी एक ग्राफ जो उसका जाएगा वो बिल्कुल यूँ सीधे आएगा, ऐसे सीधी रेखा नहीं आएगा, इस तरह से घटेगा। एक्सपोनेंशियली को हिंदी में बोलते हैं चर घातांक रूप से घटेगा। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, गहराई बढ़ने पर चर घातांकी रूप से घटेगा। सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो 10 मिलीवाट की पावर कंजप्शन करवाता है। यदि इसे 1600 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर से रिप्लेस करेंगे तो इस नए वोल्टमीटर का पावर कंजप्शन कितना होगा? देखो, पावर कंजप्शन को आप सीधे सीधे V²/R से कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सवाल है। यदि रेजिस्टेंस आपका दोगुना हो जाएगा तो पावर कंजप्शन आधा हो जाएगा। यानी अगर पहले 10 मिलीवाट का कंजप्शन होता है तो अब 5 मिलीवाट का ही कंजप्शन होगा, उसी वोल्टेज सोर्स से जब उसे जोड़ा जाएगा तो। सी उत्तर के साथ आपको जाना था। वैसे ओवरऑल पेपर दोस्तों काफ़ी अच्छा था। UPPCL के TG2 में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पेपर का लेवल बहुत शानदार था। अगला सवाल देखिए, सर्किट ब्रेकर के आर्क समन के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत कथन है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट की पहचान करनी है। नंबर ऑफ 1 क्या कह रहा है आपसे कि कॉन्टैक्ट के बीच जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसका पुनर्निर्माण, यानी वो रीस्टोर होती है, वो ब्रेकर की RRRV से अधिक तीव्र होनी चाहिए। RRV का मतलब होता है रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज आर्क चॉपिंग के बाद या धारा चॉपिंग के बाद फिर से कॉन्टैक्ट पर एक स्ट्राइक करने का प्रयास करती है, उससे पहले कॉन्टैक्ट के बीच डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए ताकि RRRV से जो कॉन्टैक्ट है वो डैमेज ना हो। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है कि आर्क का शीतलन भी आर्क समन की एक प्रभावी विधि है, तो ये भी सही बात है। यानी अगर हम कोई आर्क कूलिंग मीडिया यूज कर लें तो आर्क का समन हो सकता है, कॉन्टैक्ट डैमेज नहीं होंगे। सी कह रहा है कि आर्क वोल्टेज सदैव सिस्टम वोल्टेज से अधिक होता है, तो ये गलत है। जो हमारा सप्लाई वोल्टेज होगा आर्क वोल्टेज उससे अधिक कभी नहीं हो सकता। डी था कि रिस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज जो है उसका अधिकतम मान सिस्टम के पीक वोल्टेज के दोगुने मान के बराबर हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। यानी हमें गलत कथन की पहचान करनी थी और गलत कथन यहाँ पर सी है। आपको सी ऑप्शन के साथ जाना था। अच्छा क्वेश्चन है।
ज़रूर इसे पढ़ें। यूपीपीसीएल TG2 के लिए इस तरह की क्वेश्चंस को तैयार करके जाइए, मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट रहेगी। अगला सवाल कह रहा है कि एक ELCB हमने सर्किट में लगाई है। ये 1 एम्पियर धारा के लिए सुग्राही है, यानी सेंसिटिव है। जैसे ही 1 एम्पियर का लीकेज करंट होगा तो ये तुरंत क्या करेगा, ट्रिप करवा देगा। वो कह रहा है कि अर्थ लूप इम्पीडेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है यदि सिस्टम 200 वोल्ट पर ऑपरेट होता हो। देखो यहाँ सवाल ये है कि अगर 0.8 एम्पियर करंट होगा तो ELCB ट्रिप नहीं होगा। ठीक है, ELCB कब ट्रिप होगा, जब धारा 1 एम्पियर या 1 से अधिक हो। इसका मतलब हमें 1 एम्पियर कम से कम फ्लो करवाना होगा, तो इसके लिए हमें इम्पीडेंस यानी R या Z निकालना है और V/I फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। यानी अधिकतम 200 ओम लूप का इम्पीडेंस हो सकता है, क्योंकि अगर 200 ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस जाएगा तो करंट 1 एम्पियर से कम होगा और ELCB ट्रिप नहीं होगा। बी उत्तर के साथ जाएंगे। अगला सवाल है कि एक चालक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को हिंदी में स्थिर वैद्युतिक आवेश बोलते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ये कैपेसिटर में होता है, हम सभी जानते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो एनर्जी होती है वो 1/2 CV² से, और एक तरह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो देखो इसके लिए कंस्ट्रक्शन कैपेसिटर के जैसी होनी ज़रूरी है, या फिर यूं कहूं कि डाइलेक्ट्रिक होना ज़रूरी है। इसलिए चालक के अंदर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होगा। = 0 करेंगे, सी ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना था। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा PMMC का उपयोग नहीं है। दरअसल क्वेश्चन की भाषा ये थी कि PMMC का ड्रॉबैक क्या है, यानी PMMC मीटर की एक कमी क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा था। सवाल सीधा नहीं था एक्चुअल में। तो देखो, पैमाना इसका यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल रैखिक पैमाना होता है, टॉर्क भार अनुपात उच्च होता है और शक्ति खपत कम होता है। तो ये सब तो इसके लाभ या फायदे हुए, लेकिन इतने सारे गुण होने के बाद इसकी एक कमज़ोरी क्या है, कमी क्या है, ड्रॉबैक क्या है, वो ये है कि ये केवल और केवल DC पर इस्तेमाल हो सकता है। यानी मीटर की शक्ति खपत कम है, बहुत अच्छा एफिशिएंट है, लेकिन क्या करें, AC पर अगर इसे यूज करना हो तो नहीं कर सकते। तो ये इसका एक ड्रॉबैक माना जाएगा। इतनी इस मीटर की विशेषता है तो हम तो चाहते हैं कि इसे AC पर भी यूज कर लें, DC पर भी यूज कर लें, क्योंकि मीटर में काफ़ी विशेषताएं हैं। बट इसका ड्रॉबैक है कि इतनी विशेषता होने के बाद भी इसका हम केवल DC पर ही यूज कर सकते हैं, AC पर नहीं। ए ऑप्शन के साथ जाना था। अगला सवाल देखिए, वैसे तो सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन कुछ आंकड़े आपको दिए हुए हैं जिन्हें समझना ज़रूरी हो जाता है। वो कह रहा है कि 2 लाइट है, 3 पंखे हैं और 5 एम्पीयर रेटिंग वाले 3 सॉकेट है। टोटल अपने पास कितने इक्विपमेंट हो गए, 8 उपकरण हो गए। वो कह रहा है कि प्रत्येक उपकरण 60-60 वाट का है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल लोड आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि जो 5 एम्पीयर वाला सॉकेट है, हम तो इसे 100 वाट का मानते हैं। जब 3 इक्विपमेंट है तो ये लोड हमारा 300 वाट का हो जाना चाहिए था, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमें इक्विपमेंट की रेटिंग दे दी कि उनसे जो भी इक्विपमेंट जुड़ा हुआ है वो 60 वाट का ही है। तो हमें अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट ही कैलकुलेट करना होगा। और फिर भी अगर देखो दूसरे तरीके से कैलकुलेट करें तो आंसर नहीं है, क्योंकि 3 सॉकेट का 300 वाट हो गया और उसके बाद में 5 ये है, तो
तो इनका हो गया 300 वाट, तो टोटल 600 वाट कंजप्शन होता, लेकिन 600 वाट का ऑप्शन नहीं है। चलिए ये देखिए, एक सवाल आपको दिया हुआ था और पूछा कि परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना करें जब ए ओ शाखा में से कोई धारा नहीं चल रही हो। ए ओ शाखा ये रही एक्स वाली शाखा। मेरे दोस्त ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज था और इसे व्हीट स्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करने के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में देनी थी। खैर मैं बताता हूँ, सुनिए। यूँ जुड़ा हुआ है एक ब्रिज आपके सामने इस तरह से, ठीक है, और यहाँ एक और जुड़ा हुआ है। देखो जब इस ब्रांच में से धारा 0 मानी जाती है तो आप इसे शॉर्टी समझ लीजिए। यहाँ पर बैटरी जुड़ी हुई है, लेकिन एक रेजिस्टेंस यहाँ भी तो जुड़ा हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस को आपको क्या करना था कि ये दोनों पैरेलल में मानते हुए हल करो, ये दोनों पैरेलल में मानते हुए हल करो, फिर फाइनली आपके पास 3 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। कई सारे तरीके होते हैं, आप चाहें तो इन दोनों को पहले श्रेणी क्रम में हल कर लो, इन दोनों को श्रेणी क्रम में हल कर लो, फिर दोनों का पैरेलल में कर देना और फिर एक इसके साथ उत्तर करो। दोनों तरीके से उत्तर आ जाता। जैसे मैं आपको बताऊं, 2 और 4 श्रेणी क्रम में है, हम इसको मान लेते हैं 6 ओम। फिर 4 और 2 श्रेणी क्रम में है, हम इसको मान लेते हैं 6 ओम। ये था दोनों का, ठीक है। अब 6 ओम और 6 ओम की जगह 1 आ जाएगा तो वो कितने का हो जाएगा, 3 ओम का, जो कि इस 3 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। दरअसल आपको ये डायग्राम बनाना ही समझ में आ जाना चाहिए था। मैं एक बार और बता दूं डायग्राम क्या कह रहे हैं। जब इस ब्रांच में से धारा 0 है तो आपको इसे छोड़ ही देना था, बस ये समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो टोटल आएगा 6 ओम। सी उत्तर करना है। अगला सवाल देखिए, जेनर नेटवर्क दिया है, इसमें लोड वोल्टेज की गणना करनी है। यहाँ बताना है कितने वोल्टेज होती है। देखो जेनर डायोड की जो VZ होती है ना, वो VL के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें इस पॉइंट पर वोल्टेज देखना है कितने हैं। कुल मिलाकर एक आंतरिक प्रतिरोध और एक लोड प्रतिरोध, सर्किट में 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए, दोनों को जोड़ लीजिए। 1.8 और 2.2 है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये रेजिस्टेंस आपका आ रहा है 4 ओम का। 10 वोल्ट की सप्लाई दी हुई, अगर आप करंट कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 एम्पियर आएगा। जब ये 2.5 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो होगा तो यही 2.5 एम्पियर का आपको करंट जो है वो इसकी वोल्टेज ड्रॉप से मानना है। तो 2.5 एम्पियर की धारा, 1.8 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 4.5 वोल्ट के आसपास आएगा। अब टोटल 10 वोल्ट है, इसमें से 4.5 माइनस कर दो। लोड को मिलने वाली वोल्टेज कितनी है, 5.5 वोल्ट है। डी उत्तर के साथ हमें इसमें जाना था। अच्छा क्वेश्चन है ये, दोबारा आप इसे समझने का प्रयास करें, हल करने का प्रयास करें। और एक ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में रेफरेंस वाला सवाल, ये तो मैंने कई बार पहले भी करवाया आपको। उम्मीद करूंगा कि आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा होगा। देखो क्या दिया है इसने, हाई वोल्टेज साइड का रेजिस्टेंस दे दिया, लो वोल्टेज साइड का दे दिया। वो कह रहा है कि जब प्राइमरी को रेफर करें तो टोटल रेजिस्टेंस बताओ। देखो कुल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए रेफरेंस जब भी रखें ना, तो प्राइमरी के साथ आपको रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। R1 करना है और इसी के साथ आपको क्या करना होगा कि जो रेशियो निकालते हैं आप, उस रेशियो की वैल्यू को स्क्वायर कर दीजिए। यानी टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए R1 और इसमें आपको प्लस करना है 1/K की स्क्वायर इंटू R2, ठीक है। अब 1/K अगर आप ना लिखें तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसे सीधा ही लिख देवें, क्या, V1/V2, क्योंकि रेशो तो 2/1 होता है ना। तो इसकी स्क्वायर करनी है आपको और इंटू करना है सेकेंडरी की रेजिस्टेंस से, यानी 2200/110 करो पहले तो आप, ठीक है। फिर इसको हल करके आपको क्या करना है, जो सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस कितना है, 0.04, इससे गुणा कर देना, जो भी आए उसमें 0.2 जोड़ देना।
कैलकुलेट करके उत्तर का मिलान करना। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 16.2 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, आप इसे मिलान कर लेना। जब सेकेंडरी को रेफ़र करके टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता तो फॉर्मूला होता R2 फिर सीधा ही आपका K² और इंटू R1। एक में 1/K² होता है और एक में सीधा K² होता है, आप इतना सा ध्यान रखिएगा। वितरण लाइन में प्रयुक्त AAC चालकों का पूरा नाम क्या है? दरअसल मैं आपको बता दूं, हम वितरण लाइन में 4 तरह के चालक काम में लेते हैं। AAC, उसके बाद में है AAC, उसके बाद में है ACSR और उसके बाद में है ACAR। इसका पूरा नाम होता है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, इसका पूरा नाम होता है ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, और जो हमारा चौथा होता है इसका है एल्यूमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स्ड। तो इन चारों को मैं चाहूँगा कि आप एक बार कमेंट ज़रूर करें दोबारा, ताकि पता तो लगे कि किस किस बच्चे ने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा। अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को भी मिलेगा। और उस कमेंट को मैं पिन कर दूँगा। क्या करना है, एक बार वापस कमेंट करना है इन चारों को। अगला सवाल देखो, इंसुलेशन रेजिस्टेंस 5 किलोमीटर पर 1 मेगा ओम है, 50 किलोमीटर पर कितना होगा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगी तो घटेगा। लंबाई 10 गुना हुई है, रेजिस्टेंस 1/10 हो जाएगा। 1/10 बोले तो 0.1 मेगा ओम। इंसुलेशन प्रतिरोध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखें। और उसके बाद में सवाल पूछा कि ट्रांसमिशन लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन के 4 पैरामीटर होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस। R और L को सीरीज मानते हैं हमेशा, G और C को हमेशा समांतर मानते हैं, यानी शंट कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस बोला जाता है। सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रिएक्टर, शंट कंडक्टर, शंट कैपेसिटर, ठीक है। तो ये 4 पैरामीटर रहते हैं। बस दोस्तों, यही थे 20 क्वेश्चन आज के टेस्ट में। अगले मंडे फिर टेस्ट होगा आपके सामने, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, स्कोर कमेंट करके बता दो, ऐप डाउनलोड कर लो, वीडियो दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर देना।